नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे केबीएस और एनबीएस की जो वैकेंसी आई हुई है 2025 उसके नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कितनी सीट्स है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, फीस कितनी है, क्या केबीएस और एनबीएस की परीक्षा पैटर्न पहले से बदली हुई है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जो भी आप सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे हम कवर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जब आया हुआ है, तब आपके सामने कई परीक्षाएं लंबित हैं, प्रस्तावित हैं, आप उनकी तैयारी कर रहे हैं। उसी बीच आप देख रहे हैं कि केबीएस और एनबीएस दोनों के लिए कंबाइंड यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो कई लोगों के लिए ये संभावना हो सकती है, कईयों के लिए थोड़ा-सा द्वंद्वात्मक स्थिति हो सकती है कि आखिरकार किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी नहीं करें। तो अभी तो आपको फॉर्म भरना है, पर्याप्त समय है इसमें, ठीक है? तो फॉर्म भरिए, इसके बाद तैयारी को लेकर लगातार हम आप सभी से जुड़े रहेंगे। सन 2023 में इसी तरीके से केबीएस की वैकेंसी आई थी, उसका पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग था। उसको लेकर हमने काफ़ी आप सभी को पढ़ाया भी था, लेकिन इस बार इसका पैटर्न बदल गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? किसी ने कहा था, हमारे विद्यार्थी में से किसी ने कहा था कि केवीएस हमेशा कोई न कोई बदलाव करता रहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ सब इंग्लिश में लिखा हुआ है और बताया गया कि 25 रीजनल ऑफिस है, फला-फला जगह पर हैं, जो कि हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जो भी सीट हैं, ये सीट समय के अनुसार घट बढ़ सकती हैं। केवीएस ने एक से अधिक पोस्ट पर निकाला हुआ है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, एकेडमिक्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, सबकी वैकेंसी आई हुई है। अगर इसमें से कोई एलिजिबल है, तो इसमें भी अप्लाई कर सकता है। नहीं तो हमारा जो फोकस है, वो केवल टीजीटी और पीजीटी के दृष्टिकोण से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केबीएस पीजीटी में हिंदी की कितनी पोस्ट आई हुई है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हिंदी का ही दिया गया है। अनरिजर्व्ड में 52 सीट, ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी में 33, एससी में 18, एसटी में 9, टोटल 124 सीट है। अपेक्षाकृत देखा जाए तो न बहुत ज्यादा सीट है, न बहुत कम सीट है। 124 सीट है पीजीटी केवीएस के लिए हिंदी में, ठीक है? इसको आप नोट कर सकते हैं अपने दिमाग में। अगर हम बात करें एनबीएस पीजीटी में कितनी सीट है, तो हिंदी में अनरिजर्व में 53, ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी में 34, एससी में 19, एसटी में 9 और टोटल 127 सीट है। 4 सीट केवल आप देख रहे हैं कि 3 सीट, बल्कि 3 सीट एनबीएस में ज्यादा है। तो लगभग दोनों को हम बराबर मानकर चलते हैं। अगर आप केवीएस और एनबीएस दोनों में फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको आप एक जगह कर सकते हैं कि कुल कितनी यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। आप देख रहे हैं कि 250 सीट हो रही है पीजीटी के लिए, ठीक है? दोनों का पैटर्न एक ही है, इसलिए तैयारी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो ये तो हम पीजीटी की बात कर लिए। अगर हम केवीएस टीजीटी की बात करें, तो हिंदी में जन अनरिजर्व कैटेगरी में 8, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3, एससी में 1, एसटी में कोई सीट नहीं है। टोटल 13 सीट है। ऐसा लग रहा है कि टीजीटी में बहुत पहले ही सारी सीट्स भर चुकी हैं, ऑप्शन नहीं है। लेकिन वहीं हिंदी की जो जननी है संस्कृत, इसमें गजब की सीट आई हुई है। आप देख रहे हैं कि 529 सीट। और जब मैं विज्ञापन देख रहा था तो मुझे लगा कि जो भी संस्कृत में अभी तक नौकरी रहित होगा, उसको बहुत यहाँ पर चांस है। खैर, हम हिंदी पर ही यहाँ पर फोकस करते हैं। बहुत कम सीट आई हुई है अगर टीजीटी केवीएस की बात करें तो। अगर एनबीएस की बात करें, तो इसमें अपेक्षाकृत संतोषजनक सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी में 104, ईडब्ल्यूएस में 25, ओबीसी में 67, एससी में 37, एसटी में 18, टोटल 251 सीट है।
अपेक्षा करें ठीक है। ठीक है, अगर आप एनबीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करेंगे तो इतनी सीटें आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद अन्य चीजें भी दी गई हैं जिसको लेकर हम आप सभी से बातचीत करेंगे। विज्ञापन कुल 52 पृष्ठों का है। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कि आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लेकिन एज ए शिक्षक आप सभी को जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके तरफ ही हमारा आपका ध्यान ले जाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पे स्केल क्या है, लेवल 8 है। लेवल 8 आपका पे स्केल रहेगा। ठीक है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 10 से शुरू होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप 11, 12, 14 इत्यादि तक पहुंचते हैं, फिर प्रोफेसर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेवल 8 है, यानी कि जो सैलरी की शुरुआत होगी, जो बेस है इसका 47,600 से 1,51,100 तक पे मैट्रिक्स है इसका। अपर एज लिमिट मतलब अधिकतम जो उम्र सीमा है, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे परीक्षार्थी, खुदा न खास्ता हम कभी नहीं चाहते हैं कि आप 35 प्लस से ज्यादा संघर्ष करें, लेकिन कुछ लक और कुछ आप कहें मेहनत, दोनों के संयोजन से न होने की वजह से हम इस उम्र तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए, जो 40 साल से अधिक के हैं, ठीक है, वो तो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अधिकतम उम्र सीमा कितनी है, 40 साल, ये ध्यान रखना है। बहुत लोग बॉर्डर पर भी होंगे, बहुत लोग फॉर्म भरते समय हो सकता है कि 10-20 दिन ज्यादा हो गए या कुछ लोगों का बच भी गया होगा, दोनों तरीके के लोग हैं। ठीक है, तो 40 साल आप ध्यान में रखिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है पीजीटी के लिए, तो इसमें कहा गया कि अलग अलग विषय का दिया हुआ है। हम हिंदी पर यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। केबीएस का जो आप देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन है, उसमें है कि आप बीए में भी हिंदी पढ़े हों और एमए भी हिंदी से किए हों, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और आपके नंबर कितने होने चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप समझिए चीजों को, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपने बीए में हिंदी पढ़ा हो, फिर एमए भी हिंदी से किया हो, और एमए 50% आपका हो, एमए में 50% हो, बीए से कोई लेना देना नहीं है, एमए में 50% हो और साथ में आप बीएड भी हो। ठीक है, तो बीए, एमए, बीएड, बीए में हिंदी होनी चाहिए, एमए में हिंदी के साथ 50% आपका होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो आप पीजीटी हिंदी केबीएस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एनबीएस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो एमए में हिंदी होनी चाहिए। यहाँ पर बीए का कुछ नहीं बताया हुआ है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर केवल मास्टर डिग्री हिंदी सब्जेक्ट में लिखा हुआ है। यानी कि केबीएस में तो थोड़ा सा आपके कॉम्बिनेशन को लेके दिक्कत हो सकती है, लेकिन एनबीएस में कोई कॉम्बिनेशन की दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, दोनों में आप देख रहे हैं कि एक कॉमन चीज है कि एमए में 50% होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। तो आप पीजीटी, केबीएस और एनबीएस दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर टीजीटी का हमें दिखाई देता तो टीजीटी के लिए आप देख रहे हैं कि इसका जो पे लेवल है वो 7 है, 44,900 से लेकर 1,42,400। इसमें अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये उससे भी थोड़ा सा खतरनाक आपको दिखाई दे रहा है, उसमें तो 40 साल था, लेकिन इसमें 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 35 साल। तो आप लोग देख लीजिए आपकी उम्र कहाँ तक पहुंची हुई है, तो उसके हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखें, बात करें कि कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए, इसमें भी वही बताया जा रहा है कि कम से कम आपका ग्रेजुएशन जो है 50% से पास होना चाहिए आपको, और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो 50% कॉमन है दोनों में, आप देख रहे हैं, चाहे आप टीजीटी के लिए हो चाहे पीजीटी के लिए हो। इसमें एक चीज और बताया गया कि अगर आप टीजीटी के लिए क्वालिफाई भरना चाहते हैं तो पीजी आपका उस विषय में हो, साथ में 55% मार्क भी हो। ठीक है, इसके बाद बीएड और एमएड आपने किया हो 50% के साथ, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पर कुछ ईएमआरएस की तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी, वो इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन में थे। कुछ ने बताया कि लिंक नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, अगर आपको मौका मिले तो भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बात की गई है कि टीजीटी हिंदी में क्या होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड इन हिंदी एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन लिस्ट 3 ईयर, यानी कि आ, आप बीए में तीनों साल हिंदी पढ़े हो। बीए में तीनों साल आपका हिंदी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अब वो 2 साल पढ़े हुए हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको तीनों साल हिंदी पढ़ना होगा मेन सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। अगर 4 साल का जो इंटीग्रेटेड इस समय सीबीसीएस लागू हुआ है उसमें भी, तो ये तो अभी छोड़ दीजिए। आप बीए में तीनों साल हिंदी पढ़े रहेंगे तो टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आगे और हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बातचीत करते हैं आपसे। ठीक है, लंबा यहाँ पर है पेज, तो आप देख रहे हैं अलग अलग विषय का भी दिया गया है। ठीक है, हमने इस विज्ञापन को आप सभी के लिए पढ़ा। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे हमने 40 साल और 35 साल बताया था। यहाँ पर छूट दी गई है। आमतौर पर जो भी आप देखते हैं हर विज्ञापन में इस तरीके की छूटें आपको दिखाई दे देती हैं, तो उसी हिसाब से करना। यहाँ पर लिखा द कैंडिडेट शुड हैव अटेंड मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मैक्सिमम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विल बी एज अंडर। अच्छा देखिए, 18 से लेकर 40 और 18 से लेकर 35 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ये पीजीटी का हो गया और ये टीजीटी का हो गया। ठीक है, अब छूट भी दी गई है, इसमें अलग अलग छूट दी गई है कैटेगरी वाइज। तो आप देख लीजिए, अगर SC ST से हैं तो 5 साल की छूट है। ओबीसी से है, नॉन क्रीमिलियर में, ठीक है, तो 3 साल की। महिला है, ऑल कैटेगरी, ये ध्यान रखना है, महिलाओं को 10 साल की छूट मिली है सभी कैटेगरीज की। यानी कि ठीक है, आप ध्यान में रख लीजिए, ये ऑल कैटेगरीज महिलाओं के लिए है, तो सुनहरा अवसर है। ठीक, और अगर एनबीएस एम्प्लॉय है पहले से तो 5 साल की छूट है। केबीएस है तो उसमें भी 5 साल की छूट है। और ओबीसी SC ST के लिए 8 और 10 साल की छूट है। अलग अलग तरीके की छूट है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए, इसी हिसाब से आपको करना है। ठीक, हम तो यही मनाएंगे कि आप सभी को छूट लेने की जरूरत ना पड़े, आप इसको आराम से भर लें। लेकिन अगर जिसको जरूरत पड़ रही है वो जरूर इसका लाभ उठाए। जहां तक सर्टिफिकेट की बात है, तो वो आपका सेंट्रल वाला ही होना चाहिए। सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट आप जरूर बनवाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पर हम चर्चा करेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि भाई आपका चयन कैसे होगा और एग्जाम कैसे आपको देना है। तो इसके पहले जो 2023 की हम चर्चा किए थे उससे बिल्कुल उलट यहाँ पर है। एक बार नए सिरे से हमें खुद आपको पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम तैयार हैं और आप भी अपना मन बना लीजिए। यहाँ पर इस बार टीयर 1 और टीयर 2 में आपका एग्जाम डिवाइड किया गया है। कहा गया कि देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, और साथ में इंटरव्यू भी है। टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिवन वेटेज 85%, रिटेन का 85% एंड 15% टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन टीयर 2। टीयर 2 का 15% एंड इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। तो 85%, फिर 15% का वेटेज, फिर 100 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर पदों के लिए दिया गया है। हम पीजीटी और टीजीटी को ध्यान में रख के ही बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन, टीयर 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें स्किल टेस्ट इत्यादि भी होगा, लेकिन हिंदी इत्यादि में नहीं होगा। उसमें सब्जेक्ट पर आधारित ही प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे कि इस सब में स्किल टेस्ट होता है, स्टेनोग्राफर इत्यादि में होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। अब जो इसका पैटर्न दिया गया है, टीयर 1 का एग्जाम कैसे आपको देना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम होगा। ठीक है, और 2 घंटे का होगा।
सिलेबस दिया गया, पार्ट वाइज बांटा गया है, बल्कि सिलेबस में कह रहा हूं इसको। ये आपका बताया गया कि पार्ट 1 में जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि हर प्रश्न 3 नंबर के होंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश की केवल 10 क्वेश्चन 30 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जिसमें आपको हिंदी आप ले सकते हैं, 10 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी किसी में कोई क्वालिफाइंग इत्यादि नहीं दिया है कि क्वालिफाइंग करना है, क्योंकि EMRS अगर आप याद कर रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा तामझाम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। आपको रीजनिंग तैयार करना है, न्यूमेरिक एबिलिटी तैयार कर लेना है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना है, जनरल नॉलेज GK जिसको कर सकते हैं इसको तैयार करना है। और अच्छी बात यह है कि आपके इस चैनल पर GK की पढ़ाई भी होती है, तो आप इससे जुड़े रहिए, ठीक है। और जहां तक इंग्लिश और हिंदी ये सब व्याकरण भाषा परीक्षण की दृष्टिकोण से आपको तैयार करना है। अगर आप DSSB EMRS इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो इस पोर्शन को आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पैटर्न देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से नया है, नया नहीं है। आपने ऑलरेडी इस तरीके की परीक्षाओं को दिया होगा, बस थोड़ा सा माइंड सेट करना है कुल मिलाकर, ठीक। तो ये तो हो गया जो भी पैटर्न है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। आगे बताया गया कि जैसे पार्ट 1 से लेकर 4 तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश में होंगे, ठीक है। 1 से 4 तक, 1 से 4 तक जो दिया गया है वो हिंदी इंग्लिश में होंगे। तो आप ध्यान रखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाला जो है एकदम से इंग्लिश में रहेगा, जाहिर सी बात है। और पार्ट 6 जिस लैंग्वेज की बात हो रही है उसी लैंग्वेज में, तो इतना तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है? हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी आ रहे हैं। उसमें से आप हिंदी को चुन लेंगे, बाकी जो भी है आराम से आप चुन सकते हैं। जैसे कोई असमीज का विद्यार्थी है, लेकिन वो हिंदी से फॉर्म मतलब कि TGT PGT में भर रहे हैं वो, और वो चाहते हैं कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हिंदी की जगह असमीज ले लें, तो आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो कंबाइंड टीयर 1 ये कराया जाएगा। इसके बाद जो है स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, अगर आप टीयर 1 का एग्जाम दिए और उसमें क्वालिफाई कराया जाएगा कुल 10 गुना, 10 गुना में आपको आना है। जैसे जो भी विद्यार्थी तैयारी करेंगे वो परेशान हो जाते हैं टीयर 1 टीयर 2 को लेकर, लेकिन पहले फोकस करना आपको टीयर 1 पे कि आप 10 गुने में आ जाएं, ठीक है। 10 गुना यहाँ पर होगा। इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, 10 गुना में आ जाएंगे। यहाँ पर बताया गया कि टीयर 1 में जो भी क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के होंगे, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। और निगेटिव मार्किंग भी है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3। मार्किंग क्या है? निगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग है, ठीक। यहाँ पर चीजों को आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। आप टीयर 2 की बात करें, टीयर 2 की बात करें तो ये विषय पर आधारित आपका एग्जाम होगा, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसका भी पैटर्न दिया गया है। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला होगा। जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे वो 60 नंबर के होंगे, यानी कि 1-1 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। और जो लिखने वाला है वो 40 नंबर का होगा, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आ सकते हैं 10-10 नंबर के, या फिर उसका जो भी विभाजन हो तो 40 नंबर के होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टीयर 1 हम तो निकाल लेंगे आराम से, टीयर 2 के लिए बताइए कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव कैसे तैयार करें। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आराम से आप तैयार कर लेंगे। अगर इस चैनल से जुड़े हैं लंबे समय से तो आप कर लेंगे। सिलेबस पे मैं डिस्कशन करूंगा, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है,
डिस्क्रिप्टिव को लेकर भी हमने भले यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी थंबनेल पर लिखा हुआ है, लेकिन वो सभी चीजें आपके लिए जरूरी है, ठीक है। भले हूबहू ना आए, लेकिन मेंटली आपकी तैयारी हो जाएगी और समय के अनुसार। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम एक से अधिक परीक्षाओं को लेकर आप सभी से जुड़े रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी सफल हों। एक में ना हो तो दूसरे में, क्योंकि जैसे आपको अवसर मिलता है पढ़ने के लिए, वैसे ही हमें पढ़ाने का अवसर मिलता है। तो कोशिश यही रहती है कि इसी बहाने आप सभी से हम जुड़े रहते हैं। अपने मन की जो भी अभिव्यक्ति है, एक परीक्षार्थी शिक्षक कि जो अपने जीवन में कभी इस तरीके के फॉर्म को देखा करता था, फॉर्म को भरता था और फिर अब जो भी चीजें हैं, समय लगे, फिर समय के अनुसार नौकरी भी लग गई। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी संघर्षशील हैं, जो कोचिंग इत्यादि नहीं कर पाते हैं, जो सुदूर इलाके के हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, कुछ लोग गृहिणी है, हाउसवाइफ है, कुछ लोग गृहस्थ है, वो चाह के भी प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ नहीं जा सकते हैं। उनके लिए ये चैनल रामबाण है और वो फाइट कर सकते हैं। तो देखिए, आप ही लोगों के लिए सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि थंबनेल इत्यादि पर नहीं जाना है। अगर आप केवल जुड़े रहते हैं ना, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। तो सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव हर तरीके से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव दोनों पैटर्न। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि टीयर 1 में तो 1/3 माइनस था, टीयर 2 में भी माइनस मार्किंग है, वो 1/4 है। जो ये 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो उसमें भी माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, उसको ध्यान रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग पर अपने लाइफ से संबंधित एक स्टोरी लिखी थी। अगर आप लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन में पढ़ा होगा, ये स्टोरी इसीलिए लिखा था कि मार्गदर्शन के अभाव में, या फिर जिसको मैं कहूं गंभीरता न होने की वजह से कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है, मौके गंवाने पड़ते हैं। तो माइनस मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखना है। कभी मैं जरूर चर्चा करूंगा कि इन माइनस मार्किंग के रहते हुए भी आप कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे बहुत डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है, इतना आपको कर लेना है कि आप सुरक्षित रहें, ठीक है। इस पे मैं चर्चा करूंगा, निगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करें कभी, ठीक। तो ये चीज आप समझ गए। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के पैटर्न को अच्छे से समझ गए, किसमें कितने माइनस मार्किंग है, कितने नंबर के हैं, ठीक है, पूरा समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं कि सब कुछ आपका अच्छा चला गया, आप टीयर 1 में भी अच्छे पोजीशन में रहे, टीयर 2 को भी अच्छे से कर लिए। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे एक एक विद्यार्थी टीयर 2 तक क्वालिफाई हो जाए, इंटरव्यू में वो जाए, मैसेज करके पूछें कि हम इंटरव्यू में चले गए। कब जाएंगे वो? जब वो 3 गुने में आ जाएंगे। टीयर 2 का जो आएगा वो 3 गुना में अगर आप आते हैं तो इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू जैसा कि हमने बताया कि 100 नंबर का है, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए था, लेकिन अब है, क्योंकि इसमें बड़ा हेर फेर हो सकता है। कई बार एक्सपर्ट से भीख मांगनी पड़ती है कि प्लीज मुझे अच्छा नंबर दीजिए, और एक्सपर्ट को तो जानते हैं कि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो 100 नंबर कुछ ज्यादा हो रहा है। अगर आप केबीएस, एनबीएस इसके पहले इंटरव्यू दिए होंगे तो चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। इंटरव्यू कम से कम 15 से 20 नंबर का ही होना चाहिए, तभी सही मायने में पारदर्शिता हो सकती है। इंटरव्यू को लेकर काफी अनुभव रहे हैं, शेयर मैं करता रहूंगा। यूपीआईआर को लेकर मैंने किया हुआ था, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय का इधर उधर का मैं करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जेएनयू का इंटरव्यू मैंने दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। पहली बार मैंने देखा कि हिंदी विषय के लिए मैं इंटरव्यू देने गया हूं और कहा गया कि आप इंग्लिश में अपना पूरा इंटरव्यू देंगे। कारण ये था कि जो वीसी थे, महिला है, अब वो शायद साउथ से जुड़ी हुई थी। उनका ये कहना था कि मैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी ये सब जान सकती हूँ, तो नॉर्थ इंडियन लोग केवल हिंदी ही क्यों जानते हैं, वो क्यों नहीं इन विषयों को जानते हैं। क्योंकि वो तो एक बड़े पोस्ट पर बैठी हुई हैं, वो इस एजुकेशन सिस्टम को भी समझती हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी पूछ सकता है और सामने वाला भी अपनी कोशिश करता है कि जवाब दे। अब मुझसे ही नहीं पूछा गया था, बल्कि जितने लोग इंटरव्यू देने गए थे, एक सीट के लिए 108 कैंडिडेट इंटरव्यू दिए थे। ये भी देखने वाली बात है। तो आप लोग तो बहुत सेफ हैं। अब कहीं 10 गुने की बात हो रही है, कहीं 3 गुने की बात हो रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर जिनके गॉड फादर नहीं है, जो मेहनत करना चाहते हैं, अब वो तभी सक्सेस होंगे जब रिटेन और इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे। जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं,
जहां-जहां भी रिटेन और इंटरव्यू के नंबर जोड़े गए, वहां-वहां हमें सफलता मिली। चाहे वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, सीजीपीएससी की बात करें या फिर डीएसएसबी की बात करें, ठीक है? या फिर बीपीएससी की बात करें, तमाम जो भी चयन हुए, यूपी हायर का भी हमने इंटरव्यू दिया लेकिन कुछ नंबरों से चयन नहीं हो पाया। खैर, वही मैंने कहा कि कुछ लक और कुछ मेहनत, कुछ चीजें होती हैं। तो और जहां पर चीजें निर्धारित हैं, वहां पर आपको समय देना पड़ता है। लेकिन आप अगर सकारात्मक काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। ठीक है ना? तो यही चीज है। इसीलिए तो आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं इन अनुभवों को लेने के लिए। आपको यूट्यूब की दुनिया में हजारों शिक्षक मिल जाएंगे, लेकिन जो एक परीक्षार्थी की पीड़ा होती है, जो एक परीक्षार्थी की आत्मकथा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुराज हिंदी एकेडमी पर ही आपको मिल सकती है। तो प्लीज मतलब अगर जुड़ गए हैं तो जीवन भर जुड़िए। न जाने ये चैनल कब तक रहे और हम कब तक आपको पढ़ाते रहें। अगर आप साथ देते रहेंगे तो मेरी तो ये कोशिश है कि मैं वृद्धावस्था तक पढ़ाता रहूं। ठीक है? आपकी भी जो जनरेशन पीढ़ी आएगी, आप बताएंगे कि फला सर से आप पढ़िए। ये हमारी ऐसी उम्मीद है, हम ऐसा सोचते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने टियर 1, टियर 2 इंटरव्यू तक की बातों को आसानी से समझ लिया है। ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे की और कुछ चीजें हैं जिसमें हम देख लेते हैं। विज्ञापन को हमने काफी सीरियसली पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है? अब यही सब बचा हुआ है कि फीस इत्यादि क्या है। फीस आप देख रहे हैं कि बहुत बम्पर फीस ली जा रही है। 2,000 रुपए फीस है, 1,500 तो फीस है और 500 रुपया चार्ज भी है। ठीक है? यहाँ पर आप देख लीजिए प्रोसेसिंग फी। पहले एक एग्जामिनेशन फी होती थी, ये प्रोसेसिंग फी क्या है? अब ये भी एक तरीके से डगलस लुईस हुअर्स जो क्रिकेट में होता है, ठीक है? उसी टाइप से दिखाई दे रहा है। और बाकी आजकल चीजों को आप देख रहे हैं कि समझना बड़ा मुश्किल है कि चीजें कैसे घट रही हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,500 रुपया तो एग्जामिनेशन फीस है, 500 प्रोसेसिंग फीस है। अभी सभी जितने भी फॉर्म निकल रहे हैं उसमें यूपी पीएससी एक ऐसा आयोग है जो कि बहुत कम दाम में फॉर्म को भरवाता है। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बाकी तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि आप ही से फॉर्म ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं और लोगों को पेमेंट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फीस है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस सब में भरेंगे तो कम से कम अगर आपके पास 8,000 रुपया है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। चीजों को आप देखिए। ठीक है? तो ये भी एक समझने वाली बात है। और कहने के लिए तो सरकारें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खोले हुए हैं। अगर आप नौकरी नहीं पा पाते हैं तो आप अन्य टेक्निकल चीजों का उपयोग करते हुए नाच गा कर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा हमारी सरकारें चाहती हैं। तो आप देखिए अगर 8,000 रुपये आपके पास है तो जरूर इसको जुटा कर भरिए। फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अगर किसी को आर्थिक रूप से कोई दिक्कत होती है तो वो जरूर बता सकता है। वैसे हमने यहाँ पर इंटरनेट और जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी यहाँ पर खर्च है उसका खुद हम वहन करते हैं। चीजें हैं। अब बहुत दिनों से जियो का नेटवर्क हमारे तरफ अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपलोडिंग में भी दिक्कत हो रही है। आप लोगों की तरफ भी ऐसा हो रहा है क्या? पहले जितना फास्ट काम करता था अब उतना नहीं करता है। हालांकि हमने महंगा रिचार्ज करवाया है ताकि कभी अगर लाइव क्लास में तो चीजें फंसे ना, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। खैर, बेरोजगारों को कैसे और परेशान किया जाए, हथकंडे पूरे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो खैर आप लोग इधर उधर से जुगाड़ करके 8,000 जितना भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, हमें यहाँ उम्मीद है कि केवीएस और एनबीएस के लिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अ, योग्य होंगे, वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने मेन मेन पॉइंट पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हो सकता है कि कुछ चीजें छूट गई होंगी, आप कमेंट जरूर करेंगे। सिलेबस को लेकर मैं आप सभी से चर्चा करूंगा आगे। 2023 से एकदम उलट यहाँ पर सिलेबस है। 2023 में पूरा एनसीईआरटी की किताबें लगी हुई थी, यहाँ पर थोड़े से अलग है। उसको लेकर हम जल्दी ही आप सभी के बीच में आएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।